चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, आई कैप आपके जो सॉल्यूशंस है ना, उनको देखकर नेक्स्ट पेपर प्लान कर रहा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई कैप ने ये देखा कि जब भी मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूं, बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले लगाकर आंसर तो लिख लेते हैं, रिमार्क्स छोड़ के आ जाते हैं, तो इन्हें थोड़े से नंबर मिल जाते हैं। और तकरीबन अगर 8 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर इन्हें मिल जाते हैं, 4 नंबर ये खत्म कर देते हैं, तो ये पास हो रहे हैं। लेकिन ये पास तो हो रहे हैं, मतलब आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक चीज ऐसी है जो इंप्रूव नहीं हो रही, वो है एनालिसिस करके अंग्रेजी लिखना। तो आई कैप ने फिर एक स्ट्रैटेजी देखी कि ठीक है, ये रेशियो मैं आपको खुद ही फाइंड करके दे देता हूं। आई कैप ने 12 नंबर का सवाल दे दिया कि उसने सारी रेशियो खुद ही दे दी। कहता अब आओ, अब इसके रिमार्क्स लिखो। अब आई कैप हमें कैसे डिवेल्प कर रहा है? डिवेल्प करने के दो मेथड है। या तो आपको कॉलेज डिवेल्प करे, वो नहीं करेंगे, वो तो क्योंकि कॉलेजेस ने बिजनेस बना लिया है, उन्होंने काम ही किया है कि इनको इंप्रेस करो, डिवेल्प ना करो। और ये हकीकत है, कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। आपको पता ही नहीं है कि सीए के बच्चों के साथ क्या गेम खेली जा रही है। अब तो फिर आपको आई कैप डिवेल्प कर रहा है। आई कैप देखता है कि इनको मैंने किस तरह से शाइन करके आगे भेजना है। आई कैप कहता है जो इनके अंदर कमी रह गई वो मैंने एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, और वो मुसलसल इस चीज के ऊपर काम कर रहा है। हाँ, अगर ये कॉलेजेस कर लें तो मेरे ख्याल में आई कैप को जरूरत ही ना पड़ती, और हम भी बाकियों की तरह एसीसीए या जो बाकी आप कहते हो बिल्कुल नॉर्मल स्टडी होती। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, क्योंकि आप देखें सीए के अंदर हमसे बहुत ज्यादा लोकल बुक्स आ गई हैं। सीए के अंदर लोकल बुक होनी नहीं चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक्स है वो होनी चाहिए। अब सीए को किप्स एकेडमी बनाया जा रहा है, किप्स के नोट्स, यूनिक के नोट्स इस तरह से होना शुरू हो गया, और ये हकीकत है। अब ये कोई सीए नहीं है, ये तो आईकॉम बीकॉम बना दिया है। आप लोगों के एफएससी के लेवल पर लाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को तो एक्सपोजर होना चाहिए ना, आपने नो डाउट पेपर भी पास करना है, लेकिन कुछ सीखना भी तो है। ये तो हमारा प्रोफेशन है, कल को हमने यही सीख कर जाकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना है। चलो एफएससी तक मैं कहता हूँ नोट्स होने चाहिए, होने तो वहां भी नहीं चाहिए। चलो वहां पर हमने पास होकर आगे जब मेडिकल लाइफ में जाएंगे, चलो वहां पर हम देख लेंगे। आपने देखा होगा कि जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं ना, वो मोटी मोटी किताबें लेकर फेरे होंगे, किसी के हाथों में नोट्स नहीं होंगे, वो किताबें लेकर फेरे होंगे। वजह, नोट्स खत्म हो जाने चाहिए आपकी एकेडमिक लाइफ तक। उसके बाद आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल की अंग्रेजी इस्तेमाल हुई हो, इंटरनेशनल लेवल की सेंटेंस मेकिंग इस्तेमाल हुई हो। लेकिन ऐसा अब हो चुका है, हर टीचर ने अपनी अपनी बुक्स दे दी है। अब जो बुक्स नहीं दे रहा उसकी मार्केट नीचे जा रही है। इस वजह से अब सारे लोग अपनी बुक्स बनाना शुरू हो गए, जिसकी नई भी बुक वो भी अब बना रहे हैं। हालांकि सीए के अंदर बुक्स का कोई, ये तो आई कैप की किताबें अब आ गई हैं, इससे पहले तो आई कैप की किताबें भी नहीं होती थी। सिर्फ स्टैंडर्ड के नाम बताए जाते थे कि इस लेवल के ऊपर आपने इतने स्टैंडर्ड पढ़ा के भेजने हैं, हम अपनी मर्जी से देखेंगे, उस पूरे स्टैंडर्ड हमारे पास है, हम अपनी मर्जी से सवाल टेस्ट करेंगे। तो फिर क्या होता था कि सीए के अंदर लोग मुख्तलिफ किताबें पढ़ते थे, इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ते थे, फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ते थे, बेसिक लेवल पे लोकल ऑथर्स की किताबें पढ़ते थे। एम ए गनी की एक बुक हुआ करती थी, वहां से प्रैक्टिस किया करते। मतलब हमारा जो एक्सपोजर था वो बुक के अंदर नहीं था, हम बुक से बाहर थे। अब एक तो आई कैप ने कह दिया, हमें बुक के अंदर डाल दिया कि आई कैप ने खुद अपनी किताबें दे दी। चलो वो कुछ बेहतर थी, उसकी वर्डिंग अच्छी थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टाइप की लिखी हुई थी। जब देखा ना टीचर्स ने कि ये तो बच्चों को समझ नहीं आ रही, जहरी सी बात है, पर इंटरनेशनल लेवल की किताब है, वो पहली दफा थोड़ी समय लगनी है। अब उन्होंने क्या बना दिए, नोट्स बना दिए बच्चों। अब वो नोट्स से क्या होता है, अब वो आप लोग रटा लगा लेते हो, पेपर भी पास हो जाता है, लेकिन क्वालिटी नहीं। सीए के बच्चों की क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही, सिर्फ इसी वजह से। और आगे जाकर आप फर्म वाले भी फिर तंग कर रहे हैं। फर्म वाले बजाते खुद, कभी किसी पार्टनर से आप मिलें जो वो एक बात आपको कहेगा कि जो पहले स्टूडेंट आते थे वो ज्यादा ग्रूम्ड थे अब वाले के स्टूडेंट की निस्बत। अब स्टूडेंट्स के नाम मार्क्स भी अच्छे हैं, जल्दी सीए इंटर हो रहा है,
लेकिन वो ग्रूम्ड नहीं है। अब उसकी वजह, आप आई कैप तो बड़ी कोशिश कर रहा है ग्रूमिंग करने की। अब वो ही देखे ना, ये जो सवाल आपको दिया है ये आपकी डेवलपमेंट का एक तरीका है कि इनमें ये कमी है, ये इसको छोड़ के जा रहे हैं आगे। उसने कहा नहीं। अब उसने जब ये पास पेपर में सवाल दे दिया, अब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस तो करके जाता है ना। चलो कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही जाता होगा कि अंग्रेजी हमने कैसे लिखनी है, किस तरह से हमने आगे जाना है। अब इस सवाल के अंदर हमने कौन सी चीजें देखनी है। अगर आपको पता हो कि एनालिसिस करते हैं हम दो तरीकों से, अपने ही पिछले साल से या अपने कंपेटिटर से। और हमारा जो एनालिसिस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आपने इस जर्नल कमेंट्स जब लिखने हो, जर्नल कमेंट्स में अगर आपने ये कहना है कि जो रेशियो का एनालिसिस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, तो आईकैप काफी खुश हो जाए। अब उसके बाद आपने सवाल के अंदर कोई चीज अगर आपको अजीब सी मिले तो उसको हाईलाइट करके बताना है। जैसे सवाल के अंदर लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव स्टील लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस इन 15, मतलब आज से 2 साल पुराना बिजनेस है। अनएबल टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि ये बिजनेस अभी नया नया बिजनेस है। ठीक होगी बात। अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि जनाब मैंने आपको एक जीपी रेशो दे दी, एनपी रेशो दे दी, रिटर्न ऑन इक्विटी दे दिया, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो। ना बेसन टेस्ट पे थे ने बाई 2 ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। ये किसके ਇੱਥੇ ਨਾ लॉ के उधर ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आपको और कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपके पास 6 टाइप के उसने रेशियो दे दी और उसके आंसर भी दे दिए। कहता है कि आपका 2016 में 13% जीपी रेशियो थी और 2017 में भी 13% है। इसका मतलब है आपने मार्जिन चेंज नहीं किया, आपने अपनी सेलिंग प्राइस नहीं छेड़ी। ये साफ साफ लिखा हुआ है, आपने सेलिंग प्राइस नहीं छेड़ी, लेकिन मार्केट से आपका कम है। अब हमने क्या इसके, वो कहते हैं क्या ऐसा क्यों होगा। पहले तो हम लिखेंगे ना अपने, जब रिमार्क्स लिखेंगे कुछ इस तरीका का ऐसा इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे रेशो का नाम आ जाएगा, हम लिखेंगे कंपैरेटिव ईयर्स 2016 और यहां पर हम लिखेंगे इंडस्ट्री या कंपैटिटर। यहां पर हम अपने रिमार्क्स लिखेंगे और यहां पर हम इंडस्ट्री के लिए रिमार्क्स लिखेंगे। अगर मैं जीपी रेशो की बात करूं तो जीपी रेशो में तो वेरिएशन ही नहीं है, तो हम कहेंगे नो चेंज इन जीपी रेशो। हाँ, कंपैटिटर से ज्यादा, सॉरी कम है। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, लोअर देन इंडस्ट्री। अब जीपी रेशियो को कम क्यों होती है, हमें 4-5 बातों का पता है। सबसे पहले हो सकता है हमने अपनी सेलिंग प्राइस ही कम रखी हो एज कंपेयर टू कंपैटिटर, पिछले साल नहीं, एज कंपेयर टू कंपैटिटर, ताकि हमारा मार्केट शेयर बढ़े। नंबर 1। नंबर 2 लिखेंगे हो सकता है हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ रही हो, क्योंकि अभी हम नए बिजनेस में आए और हमें अभी वो सप्लायर ही ना मिले हो। एक हम लिख लेंगे इट मे बी कि कॉस्ट ऑफ परचेज एज कंपेयर टू कंपैटिटर इज हायर, अनएबल टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल। हो सकता है एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन हमारी लो हो। एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन का मतलब है हमारा मटेरियल वेस्टेज ज्यादा हो रही हो, क्योंकि अभी हम नए नए हैं। हो सकता है कि हमारे पास यानी जो लेबर है उसको हम उस तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल ना कर पा रहे हो। ठीक होगी बात। तो ये हम 2-3 तो हमें नॉर्मली समझ आ जाती है ना, हम 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। पेपर में आपने 3 से आगे नहीं जाना, अगर वहां खुद कह दे 4-5 लिखो तो ठीक है, वरना मैक्सिमम 3। और वो मैक्सिमम 3 में तो सिंपल आ गया। हो सकता है जी उसने सेलिंग प्राइस कम की हो सकता है हमें परचेज कॉस्ट अनएबल टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल, सिंपल। ओके होगी बात। बाकी हम आई कैप का सॉल्यूशन देखेंगे, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी वोकैब बढ़ाएंगे उससे। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आई, हमारा नेट प्रॉफिट 1% बढ़ गया। अब जरा देखिए, नेट प्रॉफिट बढ़ने की सिर्फ अगर जीपी रेशो बढ़ गई है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया फिर तो ठीक है,
ऐसा हो सकता है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दूसरा, हो सकता है हमारी कोई अदर इनकम आ गई हो सकता है हमारी कोई अदर इनकम आ गई। अच्छा, एक बात जैसे अभी ताहा ने कहा एक इंटरेस्टिंग चीज कि हो सकता है हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई, राइट। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, रेशियो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब मैच होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो आपकी गियरिंग रेशियो पहले से कम हो रही है ज्यादा, तो हम फाइनेंस कॉस्ट कम वाली बात लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां तो फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा हो रही है। और अगर हमने लिखा है ना, क्योंकि जब जर्नल कमेंट्स लिखते हैं ना, उस वक्त हम गिवन इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, सॉरी जो गिवन वैल्यूज हैं उनको देखते हैं, तो हम फाइनेंस कॉस्ट कम होने वाली बात यहां पे नहीं लिख सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं एज कंपेयर टू इंडस्ट्री हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम है। भला क्यों? यहां पर गियरिंग रेशियो है 50-50, हमारा क्या है 40-60, हमारी इक्विटी ज्यादा है, हमारा लोन कम है। पिछले साल की निस्बत हमारी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा आएगी, बट एज कंपेयर टू कंपेटिटर हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम है। और इसमें तो इंडस्ट्री में तो हम ये पहला तो कमेंट यही लिख देंगे ना, क्योंकि हमारी जीपी रेशियो ही इंडस्ट्री से कम थी, इसलिए हमारी एनपी रेशियो कम है। दूसरा हम ये लिख देंगे, हो सकता है कि फाइनेंस कॉस्ट हमारी यानी ज्यादा है, सॉरी कम है। फाइनेंस कॉस्ट तो कम होने की वजह लिखेंगे ना, तो फाइनेंस कॉस्ट किसकी ज्यादा है? कंपेटिटर की ज्यादा है। ठीक होगी बात। अब दूसरी बातें, जनरल बातें हम लिख सकते हैं, हो सकता है हमारे एसेट अभी नए नए हो, उनकी बुक वैल्यू ज्यादा हो, डेप्रिसिएशन ज्यादा हो, तो जिसकी वजह से हमारी एनपी रेशियो कम आ रही है एज कंपेयर टू कंपेटिटर। न्यू एसेट्स भी हो सकते हैं, हमने अभी अभी क्योंकि नया बिजनेस शुरू किया है। उसके बाद अगर हम करंट रेशियो की बात करें, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले साल से इस साल हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है। ठीक, एक तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, हो सकता है हमने डिविडेंड ज्यादा दिया हो या कम, ज्यादा दिया हो, इक्विटी कम करनी है ना, हो सकता है हमने डिविडेंड ज्यादा दिया हो। अच्छा, हो सकता है, अच्छा क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी है, अब यहां पर टैक्स का इफेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर हम लेते हैं पैट, हो सकता है टैक्स रेट कम हो गया हो, इंटरेस्ट कम हो गया हो, क्योंकि ये हम लेते हैं पैट। तो जब आप लोग ना रट्टे वाले मेथड लिखोगे ना, ये 90% ना स्टूडेंट्स, उसके पास एक पेज होता है, रेशियो लिखी होती है, आगे उसके कमेंट्स लिखे होते हैं, वो याद कर लेते हैं, पेपर में जाते हैं, अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 4-5 उन्होंने याद किए होते हैं, एज इट इज पेस्ट कर देते हैं, वो क्वेश्चन को कंसीडर ही नहीं करते, फिर गालियां आई कैप को मिलती हैं। गालियां तो उसे मिलनी चाहिए ना, कि जो बंदे को ये भी नहीं पता कि भाई जैसे अभी हमने ये कहा कि अगर इसके अंदर, और यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर होता रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम टैक्स का इफेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि वो वाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, वहां पर हम फाइनेंस कॉस्ट सेविंग की बात नहीं लिख सकते। तो इसलिए इस बात का भी हमने ख्याल रखना होता है कि भाई जो हमने कमेंट्स लिख रहे हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे जो ज्यादा आसान सवाल है भला वो कौन सा होता है? जब इंफॉर्मेशन गिवन हो, हम उन्हीं को इस्तेमाल करके ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन आई कैप कहता है वही बच्चों को इस्तेमाल नहीं करनी आती। क्यों नहीं करनी आती? उन्होंने तो रट्टा लगाया हुआ है, उन्होंने तो वो याद की हुई है, उन्होंने तो गिवन इंफॉर्मेशन के साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर वो वही वाली लिख कर आते हैं। तो आई कैप का नाराज नहीं होगा कि यार मैं इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने जा रहा हूं और ये बंदा किस तरह से बनना चाह रहा है, इसको ये भी नहीं पता मैं लिख क्या रहा हूं। कम से कम ये तो देख ले कि जो इंफॉर्मेशन है, मैं इसे कह रहा हूं कि गिवन इंफॉर्मेशन को देखकर कमेंट्स करो। आगे चलते हैं। हाँ, डिविडेंड ज्यादा पे करने से हमारी इक्विटी कम हो जाती है। डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कभी नहीं माइनस होता, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग, इक्विटी जाकर रिटेन अर्निंग में से माइनस। फार्मूले में बता, वो पैट के अंदर होता है, वो प्रेफरेंस डिविडेंड है। शेयर होल्डर का, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर का, उसका डिविडेंड नहीं होता, वो हमेशा इक्विटी को कम करेगा, वो प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट है 1.5 से 1.2, एक तो कंपेटिटर से कम होगी और अपने पिछले साल से भी कम हो गई,
करंट रेशो कम करवाना तो कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले करंट रेशो कम करते हैं, हो सकता है हमने अपना स्टॉक कम मेंटेन किया हो, लो लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन किया हो, डेटर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अप्लाई कर दी हो, जिस वजह से डेटर हमारे नहीं बढ़ रहे। हो सकता है हमने अपनी चीजें रनिंग फाइनेंस से, वर्किंग कैपिटल की जरूरत रनिंग फाइनेंस से पूरी कर रहे हूं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात आप सुने, पेपर में वो ये लिख दे कि हमने वर्किंग कैपिटल की जो अपनी जरूरत है ना वो शेयर इशू करके पूरी की है, और हम ऊपर का लिख दे अपने कमेंट्स के अंदर कि हम वर्किंग कैपिटल की जरूरत रनिंग फाइनेंस से पूरी कर रहे हैं। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो क्या लिख रहा है, एक सवाल था भी था कि हमने शेयर इशू किए हैं, उससे हमने अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी पूरी की है और बाकी के पैसे से लोन भी पे किया है, ये एक हमारा सवाल है। और हम लिख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल यानी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल मेट विद द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, सिर्फ करंट रेशो की खातिर। तो वो सारी बात इग्नोर करेंगे तो फिर काम खराब हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसके रिमार्क्स पढ़ाऊंगा रेशियो एनालिसिस के, तकरीबन आज तो मैंने वो निकाले नहीं है, कल मैं आपको दिखा दूंगा कि रेशियो एनालिसिस के ऊपर आई कैप के रिमार्क्स क्या है। शायद इसका तो हमारे पास हो भी सही, शायद 2025 का हमारे पास हो FAR 2025। ये देखिए यहां पर सबसे कम रिजल्ट वाला किसका है, 8वें सवाल का, ये होगा जी एनपीओ का, और उससे कम रिजल्ट आपको किसका नजर आ रहा है, तीसरे क्वेश्चन का, और फिर 28%, ऐसा ही है ये। और एक दूसरा सवाल, इनके कम, बाकी देखें 39% भी ठीक ही है और 40% भी चले ठीक ही मान लेते हैं, ये वाले तो सारे पास है ना, इसमें से तो मतलब बच्चे इतने पास हो गए, इसमें पूरे बच्चे नहीं पास हो सके, 50% भी बच्चे नहीं पास हो सके, चले फिर भी 46% है, अच्छा खासा रिजल्ट है। जो नॉर्मल 30% था, और 30% में ये 13% वाला एनपीओ वाला सवाल हो गया। और ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, नहीं एनपी मुश्किल नहीं, बच्चे का ना टाइम नहीं बचता, वो आखिर में रखते हैं ना, वो टाइम खत्म हो जाता है, वैसे मुश्किल नहीं होता, फाइनल अकाउंट ही है। ये इसके क्वेश्चन 2 था 3 था, नहीं ये था तीसरा, रेशियो एनालिसिस का तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 25%, मतलब दूसरा वर्स्ट रिजल्ट। मतलब सवाल कौन सा था, वर्टिकल एनालिसिस, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, 2000 ये वाला सवाल था, ये 2025 के रिमार्क्स भी बता रहा हूं, कल वाला किया जो आसान सा था ना, ये आपके अबाव इजाज का रिजल्ट है। नहीं मैं मसला बोला क्या है, वहां पर पहली बात तो ये वर्टिकल एनालिसिस पहली दफा पेपर में आया, बच्चे करके नहीं जाते, और हमने भी तो एक दफा पढ़ा था पेपर में, इसका पास पेपर ही नहीं था, बच्चे सिर्फ पास पेपर करके जाते हैं। ये दूसरा मसला, जब आप पास पेपर करके जाओगे तो पास पेपर से पेपर आ गए तो आप पास होंगे, अब बुक थोड़ी करके जा रहे हो, अब बुक करके जाओ फिर पास पेपर प्रैक्टिस करो। जब भी तैयारी करो पहले अपने लेक्चर तैयार करो जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया। अब इसके बारे में आई कैप क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है इन पार्ट ए परफॉर्मेंस वाज हाईली polarized, examine either answered it correctly or showed little understanding of vertical analysis, often resorting to guesses। मतलब उन्हें पता ही नहीं वर्टिकल एनालिसिस होता क्या। दूसरा पार्ट बी में एग्जामिनिंग merely explained what each computed ratio represented instead of addressing the actual requirement of explaining why one equity return was higher than the other। कहते हमने जो पूछा है ना वो नहीं बताया, हाई लो ही बता दिया। ये इस तरह से करके आओगे तो फिर वो आई कैप कैसे आपको जवाब देते। चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके जो रिमार्क्स अगर मैं पढ़ाऊं ना, एक पढ़े हुए मेरे पास, मैं रिमार्क्स पढ़ाऊंगा आपको, तो इसके तो बहुत वर्ष हैं। वाई कैप तो कहता है कि ये क्या करके आ रहे हैं बच्चे, हालांकि ये इतने मुश्किल नहीं होते, सिर्फ टाइम नहीं लगाते। मैं अब ऐसा सिंपल किसी से भी कह दो ना कि
जब हम भी पढ़ते थे या रेशो का, वो तो फार्मूले ही है। ये क्या, ये फार्मूले हैं? इतना टेक्निकल टॉपिक है और इसको कहते हैं फार्मूले ही। तो फिर आई क्या भी वैसे ही आंसर दे रहे। और मुझे तो इस बात की हैरत होती है, सच में हैरत होती है, जब कोई एक टीचर आपको रेशो एनालिसिस के कमेंट्स लिखकर दे देता है। इसका क्या मतलब है? आपने तो वो याद करने हैं। वो पेपर में तो सवाल के कमेंट्स लिखने होते हैं, वो सवाल को अंडरस्टैंड करके कमेंट्स लिखने होते हैं। हाँ, जर्नल कमेंट्स आ गए तो फिर मौजे हैं, फिर सारे ओके है। लेकिन अगर थोड़े से कमेंट्स आ गए ना एडिशनल इंफॉर्मेशन को, तो फिर फंस गए। चले जी, अब इसके बाद हम देखें करंट रेशो आपकी खराब हो रही है, तो कैसे खराब करेंगे हम? लायबिलिटी बढ़ाने वाली बातें करेंगे। आप कहेंगे जी हो सकता है सप्लायर से हम ज्यादा टर्म के ऊपर उधार ले रहे हैं, हम ज्यादा क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से अपनी कैश रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और स्टॉक कम मेंटेन कर रहे हैं और स्टॉक डेटर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। फिर गियरिंग रेशो आपकी बढ़ रही है लेकिन उससे कम है, तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, सिंपल ये तो। ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कंपेटिटर से तो सही है, बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन अपने से कम है। तो ये तो आप काम करने के हमें ऐसे तरीके आते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम? इंसेंटिव दिया होगा कस्टमर को ऑन अर्ली पेमेंट, सेलिंग प्राइस कम कर दी होगी तो हमारा स्टॉक टर्नओवर कम हो गया होगा, और बार्गेनिंग विद द सप्लायर टू। अच्छा, एक सप्लायर का ये भी होता है कि आप नया सप्लायर ढूंढो जो आपको ज्यादा टाइम दे। वो ऐसे कहते हैं ना, वो खवातीन जब शॉपिंग करने जाती है तो पिछला भाई तो इतने का दे रहा था, अलग है वो आप, तो वो मेन यही होता है जब आप नया सप्लायर के पास जाते हैं ना, अच्छा वो पिछला 2 महीने की बात कर रहा था तो आप कितने दिनों की उधार दोगे, तो नया सप्लायर के पास ऐसी वैसी जाकर स्कीम लड़ाओ, जिससे वो अक्सर नहीं, वो आप तो सोशल मीडिया से ये चीजें बड़ी पता चल जाती हैं कि वो कोई दुकानदार के पास खवातीन गई तो कहती भाई हम तो हमेशा आपसे खरीदते हैं, वो कहते तो हम तो दुकान ये भी बनाई है, आप कब से खरीदने लगे हमसे। अब ये रेशो आपने यहां से भी जरूर पढ़नी है, बस इसकी अंग्रेजी कुछ स्टैंडर्ड की होगी, बाकी बातें सारी वही होगी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल है ना, अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन, मैंने कहा ना कि एक चीज आपने बड़ी ध्यान से ढूंढनी है, डेयरी फूड लिमिटेड, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है ना, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, दूध, मक्खन, दही, पनीर, ये सारी चीजें। अच्छा, ये होती है पेरिशेबल नेचर की। और जो भी आपने ये देखना है, हमने एक ही बात कर रहे हैं, मैंने 3 सवालों में आपको 3 चीजें हाईलाइट करवाई थी। बूम लिमिटेड वाला मैन्युफैक्चरर था, हमने रॉ मटेरियल की बात की। लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी शुरू किया था, हम इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं। यहां पर डेयरी प्रोडक्ट की बात होगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हम कहेंगे कि भाई अगर ये स्टॉक ज्यादा रखेगा ना तो इसको नुकसान होगा, क्योंकि वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री जो होगी ना वो उसको ऑब्सोलीट होने की प्रोविजन बढ़ जाए। अब देखिए सवाल, अब सवाल का जवाब पता नहीं आप कैसे लिख कर आओगे, उसको देखते हैं कि उसने क्या पूछा है। कहता है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, प्रॉफिट देखें ना अगर गौर करें तो हमारा 8%, 10%, 11%, मतलब इंडस्ट्री से भी हम बढ़ गए, अपने कंपैरेटर से आगे चले गए। क्विक रेशियो 1.52, 1.42, 1.40, 1.38, क्विक रेशियो कम हो रही है, मतलब हमारे क्विक एसेट्स कम हो रही है। फिर करंट रेशियो 1.73, मार्केट की 1.59, 1.67, 1.84, करंट रेशियो बढ़ रही है। अब देखें अगर हमारे स्टॉक के अलावा भी एसेट बढ़ रहे होते तो फिर हमारे क्विक रेशियो भी बढ़ती, करंट रेशियो भी बढ़ती। क्विक रेशियो कम हो रही है और करंट रेशियो बढ़ रही है, इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की वजह से बढ़ी है। और ये तो पेरिशेबल गुड्स का स्टॉक आप अपने पास संभाल के बढ़ा रहे हो, तो ये तो आपको कल को नुकसान हो जाएगा, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी का चक्कर आ जाएगा, एनआरवी लॉस के चांसेस हो सकते हैं, मतलब ये बिजनेस की पोजीशन ठीक, लिक्विडिटी रेशियो की, मतलब आप अपना स्टॉक लेकर बैठे हो, इधर से इतना कैश आएगा और वो चीज ही खराब हो गई, वो तो कैश गया। आगे वो कहता है बिजनेस साइकिल पेएबल
82, 89, 91 और यहां से भी अगर हम देखें तो हम अर्ली पे कर रहे हैं डे पर, यहां से भी हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं और अर्ली पेमेंट से हमारी लिक्विडिटी पोजीशन खराब होती है, तो क्रेडिट वर्थ बेहतर होती है, लिक्विडिटी पोजीशन खराब। अब इन द लास्ट एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन है? मालिक। डायरेक्टर ऑफ द डीएफएल वो कौन है? मैनेजमेंट, काम करने वाले जो लोग हैं जो बिजनेस संभाल रहे हैं। कहते हैं हैव क्लेम्ड दैट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। उसने किसको दिखाया होगा? सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दिखा दिया होगा हमें ऑलमोस्ट, और करंट रेशियो दिखा दी होगी, क्विक रेशियो भी दिखा दी। अब करंट रेशियो तो सिर्फ किसकी वजह से बढ़ी हुई है? स्टॉक, नो डाउट। अगर स्टॉक अच्छा होता ना, थोड़ा सा ड्यूरेबल होता, फर्नीचर होता, कोई एलसीडी होती, कोई एसी वगैरह होते, जो खराब होने के चांसेस कम होते, तो हम कहते चलो ठीक है कल को बिक के कैश आएगा। ये तो कल को खराब होगा, इससे कैश क्या आना है, और ऊपर से पेमेंट भी जल्दी कर रहे हैं। तो अब वो सवाल के अंदर पूछा क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस वेदर यू एग्री विद द क्लेम। हम सबसे पहले लिखेंगे नो, कि हम डायरेक्टर के क्लेम से एग्री नहीं है, क्योंकि आगे अब हमारा जवाब स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कहता है करंट रेशियो, नो डाउट क्विक रेशियो बढ़ रही है, सॉरी करंट रेशियो बढ़ रही है और क्विक रेशियो कम हो रही है, जो कि सिर्फ ड्यू टू इन्वेंट्री की वजह से, एंड इन्वेंट्री इज अ पेरिशेबल नेचर, और उसकी एक्सपायरी डेट, और साथ ये भी अगर बात आप लिख दोगे तो अच्छी बात हो जाएगी कि जो हमारा पेएबल है वो भी अर्ली है, तो कहां से हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होगी। तो ये चीज वैसे जो इसने आखिर में लिखा है ना, आपने ये पहली लाइन लिखनी है, आई डोंट एग्री विद द क्लेम ऑफ डीएफएल डायरेक्टर्स। फिर आगे लिखेंगे while analyzing this position it was noted current ratio increased better than industry, quick ratio decline lower than industry, this is the evidence increase in liquidity is only due to inventory। आगे फिर वो आगे कहता है further by considering the nature of highly perishable inventory dairy food of the company it is possibility may bear high inventory losses due to शॉर्ट एक्सपायरी। और इसने सिर्फ इन्वेंट्री को बेस बनाकर डायरेक्टर को फारिग करवा दिया। हालांकि पेबल का भी कह सकता था कि अर्ली पेमेंट टू सप्लायर, तो ये कि लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव नहीं करता, ये लिक्विडिटी पोजीशन हमारी। तो अगर ये बात तोड़ मोड़ को बुरी से बुरी अंग्रेजी में भी ये बातें लिख दोगे ना, तो आई क्या बहुत खुश होता है। वजह क्या? आई क्या कहता है चलो कोई बात सही करने की कोशिश तो कर रहा है, अंग्रेजी तो इनका कौमी मसला है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रट्टे वाली चीजों पे चले जाएं, यहां पर कुछ ऐसी बातें लिख लें जिनका ताल्लुक ही नहीं है इसके सवाल के साथ, तो फिर आई कैप कैसे पास करे आप? तो हम जो कह रहे हैं ना कि आई कैप पास नहीं करता, आई कैप तो बेचारा पास करता है, जो पूछा है वो बताकर तो आओ। चलें जी, ये सवाल आपने खुद करना है। अच्छा जी, इसके रिमार्क्स ना मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो सवाल है इसके जो रिमार्क्स इस फॉर्म में लिखे हुए ना, हमने इस फॉर्म में नहीं लिखने, हमने बुलेट्स फॉर्म में लिखने, हायर देन लोअर देन करके, और फिर जो चीजें आ रही हैं, जो चीजें अगर आपको मिल जाए ना इंफॉर्मेशन से, यानी जैसे हाई गियरिंग हमें पता चल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चल जाता है, तो उनका लिंक बनाकर भी लिख सकते हैं कोई बात। और अगर एक आधा लिंक बना दो तो बस फिर आई कैप को आपने कंट्रोल में कर लिया। चलें जी, अपनी बुक से पेज निकालें, पेज नंबर, ये पेपर में ना इस पेज से कई दफा सवाल आया 23। अच्छा, बल्कि ऐसा करें, आपके पास एक एमसीक्यूज आप कितने टाइम में कर सकते हो? एक एमसीक्यू की बात, आपके पास 10 मिनट है, आपने 23 से 34 तक एमसीक्यूज मुझे करके थे। अपनी बुक निकालें, 23 से 34 तक, और ये पेपर में इनमें से कुछ सवाल एज इट इज हैं, और जवाब बिल्कुल नहीं देखना, आपका जो आंसर आ रहा है वो लिख दें, फिर मैं आपको हल करवाता हूं। 23 से 34 तो वो सॉफ्ट में भी नहीं है, उमर के पास आया कर लो उसके साथ, और आंसर बिल्कुल नहीं देखने, फिर मैं आपको हल करवाता हूं कि
एमसीक्यूज भी इसके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और हो सकता है, मुझे लगता है इस दफा उसने पूरा सवाल ही बना देना है इसी नेचर के ऊपर, जो नेचर हम अभी डिस्कस करने लगे। पेज नंबर है बच्चे 520। तो यहाँ से आगे से एक बुक ले लो, बुक ले लो यार। पेज नंबर 520 है।
हो गया दोनों पेज करना आंसर नहीं देख हो गया सारे एक आधा है कहा तो ना पूरा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सुपर क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा फोकस करो उसके बाद 12 हाँ लगी सारे टर्नओवर सेल टर्नओवर जब भी आए इतना टर्नओवर डेटा टर्नओवर का पता है जब कोई और टर्नओवर आए सेल ओवर वो चीज सेल ओवर की करते हैं
वर्किंग कैपिटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी उनको माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग सार जितना वर्किंग कैपिटल सबको इकट्ठा करके करते हैं क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, इस वजह से माइनस हाँ जी। अब बात जितना हो गया फिर, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा फॉर्मेट पढ़ना है कैश फ्लो का भी, तो इसलिए आ जाए वापस। चले देखें जरा, अपने सॉल्यूशन भी देखें, और साथ ये इसका करवाने का मकसद और आपको पहले देने का मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को तकलीफ पहुंचे, ये मकसद था आप लोगों का माइंड सेट चेंज हो। जब आपको लगेगा ना कि कोई सवाल आपको नहीं आता और वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा आसान सवाल होता है। अब देखिए पहला सवाल, एक बात आपको मैंने समझाई थी अकाउंटिंग के अंदर, ये कभी ना देखा करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखना क्या होता है, क्या आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है जनाब, आपके पास क्वेश्चन के अंदर कहता है करंट रेशियो आपके पास है 1.6, क्विक रेशियो है 1.2 और कंपनी हैज 200 मिलियन सेल्स, करंट लायबिलिटी 10 मिलियन, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। अब हमें फौरन दिमाग में चला गया कि करंट एसेट्स किस फार्मूले के अंदर हो। अब पूरी बात सुननी है, हो सकता है उस रेशियो से हमारा काम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उस रेशियो को पूरा करने के लिए किसी और रेशियो का भी सहारा लेना पड़े। जैसे ये बात तो पता चल गई ना, करंट रेशियो में होता है करंट एसेट्स ओवर, अगर ये फार्मूला हमारी पूरी बात पूरी करता है तो ओके। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें इसकी कुछ चीजें पूरी करने के लिए हमें किसी और रेशियो का भी सहारा लेना पड़े, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें करंट रेशियो 1.6 गिवन है, करंट एसेट उसने कहा फाइंड करो, करंट लायबिलिटी भी गिवन है, तो सवाल तो हो गया। हमें ना तो सेल की जरूरत पड़ी ना हमें क्विक रेशियो की जरूरत पड़ी, पॉसिबल था जरूरत पड़ सकती, पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे, उसके लिए अगर कुछ चाहिए होगा तो हम किसी और की तरफ देखेंगे। हो सकता है आपको करंट लायबिलिटी भी ना होती, हम किसी से करंट लायबिलिटी फाइंड करके आते। तो क्या किया, करंट एसेट्स आपके पास कितने आ गया है 60। क्वेश्चन नंबर 24 में वो कहता है कि आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फाइंड करें। वर्किंग कैपिटल याद रखें, टर्नओवर सेल्स का नाम है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फार्मूला आ गया है जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, तो उस फार्मूले पर फोकस करें। क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, टर्नओवर तो सेल्स को कहते हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है,
तो प्लस करके लिख दो। अब आपको कि सर प्लस करना है या माइनस करना है? मेरे भाई जिंदगी में कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज, कभी जब मैं को ना प्लस करना है तो एसेट्स और लायबिलिटी आपस में माइनस होते हैं। एसेट में प्लस होता है, लायबिलिटी में प्लस होता है। जब एसेट्स और लायबिलिटी प्लस होते हैं वो एक्चुअल में माइनस हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट है। तो जैसे अगर मैं कहूं ना कि मुझे 10 में -6 प्लस करके दो, 10 में -6 प्लस करके दो, तो जाहिर सी बात होगा तो वो माइनस। तो आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है, अगर अलग कहीं जरूरत हो तो ठीक है, वरना उसको कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो वो कितना आ जाएगा? करंट एसेट्स माइनस सेल कितनी है? 150 माइनस 10 टाइम्स। उसके बाद डेटर्स टर्नओवर, याद रखें डेटर टर्नओवर 12 टाइम्स का मतलब हमेशा जब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में जाना है ना, आपने कलेक्शन पीरियड की फॉर्म में देखना होता है। ये बात, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, और पेपर में सबसे ज्यादा रेशियो एनालिसिस के सवाल इन 2 पेजेस से आए हुए। आपने सारे सवाल करने हैं जो एमसीक्यूज गिवन है ना आई कैप की किताब के अंदर, हर चैप्टर के करने हैं, रेशियो एनालिसिस के एज इट इज किताब से आए हुए। अब वो कहता है कि 12 टाइम का मतलब क्या है? जब भी आपके पास क्रेडिटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर या डेटर टर्नओवर बताए, तो इसको आपने पीरियड फॉर्म में कन्वर्ट करके सोचना है। अगर आपको याद हो, मैंने कलेक्शन पीरियड के 2 फार्मूले लिखवाए, एवरेज कलेक्शन पीरियड या कलेक्शन टाइम के हमने 2 फार्मूले लिखे थे। एक है एवरेज डेटर्स ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय डेज या मंथ या वीक, ऐसा ही है। जिस फॉर्मेट में हो वही चीज इस्तेमाल कर। दूसरा फार्मूला मैंने लिखवाया था 1 ओवर डेटर टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय डेज या मंथ या वीक। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो फार्मूला फिट होगा वो लगा देंगे। अब यहां पर हमारे पास वो कहता है कि आपके पास 12 टाइम है डेटर टर्नओवर, तो हम करेंगे 1 ओवर डेटर टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय मंथ, क्योंकि उसने डाटा किस में गिवन किया हुआ है? सारा मंथ में। तो आंसर कितना आ गया? इसका मतलब है एवरेज हमारे कस्टमर 1 महीने में पैसे देते हैं, या एवरेज हम 1 महीने में रिकवर करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? एवरेज डेटर टेक्स अबाउट 1 मंथ टू। जब भी टर्नओवर में गिवन है इसका, डेटर का, क्रेडिटर का और स्टॉक का, आपने पीरियड में लेना है और उस टाइम को देखकर अपना आंसर देखना। टर्नओवर का मतलब होता है, जैसे अगर कहना कि लेबर टर्नओवर ज्यादा है या कम है, टर्नओवर का मतलब होता है आना जाना, बेसिकली मतलब है। जैसे स्टॉक टर्नओवर है, सेल परचेज हो रही है। डेटर टर्नओवर का मतलब होता है क्रेडिट पर सेल हो रही है हमारी, साल में 12 दफा होती है, साल में 12 दफा हमारी क्रेडिट सेल्स होती है। फिर वो पहली चीज पैसे दे जाते हैं, फिर ले जाते हैं, दे जाते हैं, और 12 दफा होती है। तो इसका मतलब है हर महीने बाद डेटर से हमारा वास्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पर हमारा डेटर आज हमसे चीज लेकर गया है ना, दोबारा उसे वास्ता कब पड़ना है? जब उसने पैसे देने हैं। और उसने कब पैसे देने हैं? 30 दिन बाद। और हर 30 दिन बाद पैसे देगा, तो साल में कितना हमारा टर्नओवर उसके साथ हो जाएगा? उस डेटर के साथ 12 दफा। बट टर्नओवर का मतलब है हम उसके साथ मिलना जुलना, उसके साथ एक तरह से ट्रांजैक्शन करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटर्स ऑन द करंट रेशियो? कलेक्शन ऑफ डेटर एंट्री बताओ। कलेक्शन ऑफ डेटर की एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नो इफेक्ट। देखिए मैंने तो आपको कहा है अपने ऊपर भरोसा करना ही नहीं, फार्मूले पे भरोसा करना। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर। अच्छा आपका नहीं आई थी, ये वजह है, वरना ये कुछ मसला ही था, क्योंकि हमने कल इसी के ऊपर ही काम किया है। करंट एसेट्स ओवर
करंट लायबिलिटीज। क्या किया? कैश माइनस, सॉरी कैश प्लस और अकाउंट रिसीवेबल। हाँ, अगर कोई रिकवरी हमारी इन केस ऑफ डिस्काउंट होती तो फिर हो सकता था कोई मसला आता, तो नो इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट आपको कहता है एसेट टेस्ट रेशियो में क्या चीज नहीं आती। ये वाहिद सवाल है जो सबका ठीक होना है और सबको समझ भी आ गई होनी है। 28 कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट ओवर एवरेज। अच्छा, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड 30। सेल भी गिवन है और मार्जिन भी गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर ले। 2 8 टाइम्स। डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म लोन के साथ होती है शॉर्ट टर्म के साथ? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इसे कहते हैं। हाँ जी, ये 30 क्वेश्चन 30, 31, 33 ये तीनों आई कैप के पास पेपर में आए हुए हैं। 30, 31 और 33 बल्कि 32 भी, ये सारे पास पेपर में सवाल आए हुए कभी एमसीक्यूज के अंदर। लिखा हुआ है नाइट लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ ₹1.8। कल मैंने एक बात बताई थी कि याद रखे कि दोनों साइड पर प्लस या माइनस होने का मतलब ये है कि नो चेंज। आप अप्लाई करके चेक किया करना। द रेशियो इंक्रीज इफ नाइट लिमिटेड, कहता है रेशियो इंक्रीज हो जाएगी अगर पहले आपकी करंट रेशियो है 18 ओवर, ऐसे ही है। कहता है रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन लिया, इसका मतलब है करंट एसेट बढ़ गए और करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई। हम कर लेते 5 रुपए ले ले +5 +5 ये बन गया हमारे पास 23 ओवर। कितना आंसर आ गया? तो ये तो हमारा 1.8 से कम हो गया और उसने कहा कौन सा चेक करना है? बढ़ने वाला। फिर वो कहता है रिसीव फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसीवेबल, वो तो अभी अभी हमने पढ़ा है, नो इफेक्ट है। करके देख लो 18 ओवर 10 5 रुपए रिसीवेबल सी, तो कैश आ गया, डेटर माइनस हो गया, ये भी आंसर नहीं बनता। कहता है पे टू एग्जिस्टिंग ट्रेड पेबल। अब 18 ओवर 10 -5 ये कितना आ गया? 13 ओवर कितना आ गया? 2.36। पहले 1.8 था, जिसका मतलब है पेबल को पे करने से हमारी रेशियो जो 1.8 है वो पहले से बढ़, और अगर ये 0.8 होती तो रिजल्ट और होता, तो रट्टा तो हम लगा ही नहीं सकते। परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, और आपको मैंने बताया था कि ये दोनों साइड में प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया तो पहले भी तो प्लस होगा, देखा है, वो पहले से कम हो जाएगी। 31 फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, 6 टाइम है तो क्या करेंगे? 1 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये 12 क्यों किया? क्योंकि मंथ है, वरना 365 डेज लिखते हैं हम, 2 मंथ। कहते एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मोस्ट। किसको कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ सकता है? सबसे पहले गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी हो उसको कभी कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो होती वैसे लॉस में ही है। पाकिस्तान की तो तकरीबन सारी कंपनी लॉस में है, बट अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो वो नए नोट छाप लेते हैं, कोई मसला ही नहीं रहता पाता उनको। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यानी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैश प्रॉब्लम कब आ सकता है? तब आ सकता है जब पूरा मुल्क डिफॉल्ट कर, अदरवाइज नहीं। A company which has recently sold part of the operation, एक कंपनी ने कुछ चीजें बेच दी, उनके तो पास कैश आया। प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन उसका कोई बिजनेस बढ़ाने का प्लान नहीं है, इसको भी कैश शॉर्टेज नहीं हो सकती। तो फिर कैश शॉर्टेज हो सकती है, प्रॉफिटेबल है लेकिन उसकी एम्बिशन क्या है? बिजनेस बढ़ाना। इको में पढ़ा है
अच्छा, सबसे ज्यादा गलत होने वाला सवाल बच्चों का ये पेपर में ये आया था ना, ये है, वो कहता है कंपनी हैज करंट रेशियो है 2 और क्विक रेशियो है 8, और कहता है हमने क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, तो बताओ। अब सबसे ज्यादा वाला बच्चों ने क्या जवाब लिखा होगा? दोनों को लिखा होगा सेम। क्या लिखा होगा कि दोनों या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि एक वैल्यू 2 थी और एक वैल्यू थी 0.8। जिसको तो ये ट्रिक पता था वो तो कर गया, और जिसको नहीं पता था, अच्छा हुआ क्या, जैसे हमारे पास था 2 को हम लिख सकते हैं 20/10। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना 2/10 तो नहीं लिख दिया कहीं, इस तरह से लिखना है कि वैल्यू वही रहे। जैसे 2 को मैंने क्या लिखा 20/10, तो ये 2 ही बन रहा है। अगर मैं 2/10 लिख देता तो वो 0.2 हो जाता। अब पेमेंट करनी है किसको, हमारा कैश कम होगा, 5 रुपए दे देते हैं, तो ये बात जाएगा 15 कितना आंसर आ गया। इसका मतलब है हमारी जो करंट रेशियो है वो बढ़ रही है। 0.8 को क्या लिखेंगे 8/10, -5 -5 कितना 3/0.6। इसका मतलब है करंट रेशियो बढ़ गई, क्विक रेशियो कम हो गई। ओके होगी बात। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ये थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि कौन सा आपने पीएचडी करना है मैथ के अंदर, किन चीजों का आपको पता हो। अब वैसे एक हिंट के तौर पर बता देता हूं, चले इसको खत्म कर लें। गियरिंग रेशियो क्यों बढ़ती है? देखिए ना, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इससे तो कम होगी क्योंकि इससे तुम्हारी इक्विटी बढ़ रही है। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इससे भी इक्विटी बढ़ेगी। इंक्रीज ऑफ बोनस शेयर्स, इससे भी इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी तो बढ़ेगी। वो इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं करते हो? हाँ, तो अगर रिटेन अर्निंग से करो, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, हाँ, इससे हमारी इक्विटी कम होगी, जिससे हमारा, तो बोनस शेयर इशू करने से ना गियरिंग रेशियो पे नो इफेक्ट होता है। एंट्री पास कर लो ना, एंट्री पास क्या होती है, या तो होती है रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, या होता है शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। तो जितना इक्विटी में प्लस होता है उतना इक्विटी में माइनस भी होता है। 39 किधर है? विच टू ऑफ, अच्छा ये इंप्रूव गियरिंग रेशियो ऑफ द कंपनी। आज पहले तो बात है कि इंप्रूव, ये ना इसकी जो सेंटेंस मेकिंग है ना गलत है, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, हमारी इक्विटी तो फिर भी बढ़ गई। फिर वो कहता है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कम होगी। इसका मतलब है हमारे, अगर हम सिर्फ ये फार्मूला लिखेंगे ना डेट ओवर इक्विटी वाला, ठीक है। फिर इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि बोनस शेयर से हमारा वो शेयर कैपिटल डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, तो जितना इक्विटी में प्लस होता है उतना इक्विटी में से माइनस भी हो जाता है। और डिस्पोजल ऑफ लैंड एट इट्स कैरिंग वैल्यू, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो वो कहता है इंप्रूव किस तरह से होगी। अब ओवरऑल अगर हम देखें, इससे हमारा इश्यूएंस ऑफ शेयर से हमारी गियरिंग रेशियो कम होगी ज्यादा, कम, और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कम होगी ज्यादा, कम हो जाएगी। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर से नो इफेक्ट होगा, और ऐसे भी, और वो कहता है विच टू ऑफ दी, ठीक है। तो इंप्रूव कैसे हुआ, कहते हैं अगर आप गियरिंग रेशियो कम कहने को इंप्रूव कर रहे हो तो पहले दोनों आंसर है। क्या हुआ, नहीं 50-50 से मुराद क्या होता है, देखो ना, पहले एक्सपोजर 100 है ना, अब इस ये मजीद इसमें आपको ना पता चल जाता है, ये या तो हो जाएगा 70-30 या हो जाएगा 30-70, टोटल जो होगा ना वो वही रहेगा।
ठीक है, तो अगर वो कहते हैं ना कि 50-50 है तो हमने टोटल 100 देखना। बेटर करनी है 50 बेस्ट होती है। हाँ। तो पहले डिपेंड करेंगे पहले कितने उतना ज्यादा, जितना बराबर बराबर होगा ना उतना बेस्ट होता है। कम होने को अच्छा